जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल होती है उन्हें सफलता, हासिल होती है उन्हें सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। नमस्कार बच्चों, मैं सुमित केडी, आपके अपने चैनल सुमित केडी फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। और अब हम क्लास 9th का ग्रेविटेशन चैप्टर उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 देख लेना भाई। ग्रेविटेशन की क्लास 9th करके ग्रेविटेशन लिखी हुई है प्लेलिस्ट में, और पार्ट 1 करके आप वहां पे मिल जाएगी आपको, पार्ट 1 आप देख लेना। आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 2, और पार्ट 2 शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको 2 वर्ड आपको पता होना चाहिए, थ्रस्ट एंड सेकंड वन इज प्रेशर भाई। तो हम लोग जनरली भाषा लैंग्वेज में बोलते रहते हैं कि भाई प्रेशर ज्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा, ऐसा वर्ड यूज करते हैं कि भाई उसको कम प्रेशर है, उसको ज्यादा प्रेशर है। तो इस तरह के वर्ड हम यूज तो करते हैं, लेकिन इसका हम साइंटिफिक रीजन जानना चाहेंगे कि क्या होता है प्रेशर। इसका एग्जांपल देने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सपोज करो आपके पास एक ऐसी बुक है, ठीक है। अब आपने इस बुक पे क्या करा है, कील ली, हल्की सी जो पिन चुभ जाती है वो वाली पिन ली, और हमने उस पर क्या करा, फोर्स लगाया, वो पिन इस किताब के अंदर इंसर्ट हो गई, चुभ गई। या इसके मुकाबले में आपने क्या करा, अपना वही जिससे आपने उस पिन को प्रेस किया था, अब आप अंगूठे को प्रेस करिए, सिर्फ डायरेक्ट ओनली। जैसे पहले आप पिन को प्रेस कर रहे थे, अब अंगूठे को प्रेस करिए, तो क्या अंगूठा किताब के अंदर चला जाता है? तो आंसर नहीं जा पाता। तो पिन क्यों चली जाती है? क्वेश्चन क्या है कि अंगूठा नहीं जा पाता, जबकि फोर्स कौन लगा रहे हो? आप ही लगाने वाले हो। ये तो है नहीं कि आप अपनी मर्जी से कभी कम कभी ज्यादा लगा रहे हो, आपकी मर्जी है, जितना ज्यादा लगा लो। दोनों केस में एक में जब ज्यादा फोर्स लगाते हो तो इंसर्ट हो जाता है, एक में नहीं होता। ये क्या कारण है? तो इसका कारण है कि जो आपका एरिया है, एक में एरिया कम है और एक में जो आपने अंगूठा लगाया है, कुछ अंगूठा में चौड़ा बना देता हूं, ये इस तरह का अंगूठा बना लेते हैं। अगर ये बनाते हो तो ये इसमें क्या हो जाता है, एरिया बढ़ जाता है। तो एरिया का चक्कर हो सकता है। या और बात करें, हम ईंट की बात करें, एक खड़ी ईंट ले लो आप, ब्रिक्स, और एक लेटी हुई। तो ये खड़ी हुई जो ईंट दिख रही है वो एरिया कम कांटेक्ट में है और इसका एरिया ज्यादा कांटेक्ट में है। तो हम कहेंगे जी ये है ना प्रेशर कम लगाएगी, ये ज्यादा लगाएगी। तो यानी कि किससे रिलेटेड हो गई? प्रेशर एरिया से। और एक चीज और ध्यान देना, फोर्स होता है, या हम उसको क्या होता है भाई, वेट ही होता है। जो फोर्स होता है वो क्या होता है, वेट होता है। इसको डाउनवर्ड फोर्स भी बोलते हैं, डाउनवर्ड फोर्स। जो हमारा नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको डाउनवर्ड फोर्स को वेट भी कहते हैं, फोर्स भी कहते हैं। ये एक वर्ड आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो वेट है इट इज ऑल्सो ए फोर्स, और इट ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड भी, हमेशा डाउनवर्ड काम करेगा। तो एक तो इसमें नीचे की तरफ क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स लगा रही है, यानी कि जिसको वेट है, और वो कितना है, m/g है, डाउनवर्ड फोर्स। एक दूसरा क्या काम कर रहा है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, की एरिया कितना कवर कर रही है, दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। और इसी से तो हम बोलते हैं कि प्रेशर कम है या ज्यादा है। तो हमें पता लगा कि जो प्रेशर है ना वो होता है फोर्स बाई एरिया। क्या होता है? फोर्स डिवाइड बाई एरिया। तो ये प्रेशर का फॉर्मूला बन गया। डिफिनेशन की बात करें तो प्रेशर क्या होता है, तो डिफाइन कर लेना भाई। प्रेशर को डिफाइन कैसे करेंगे? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। मतलब जो फोर्स लग रहा है हर यूनिट एरिया के ऊपर, जो फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर की डेफिनेशन क्या बन गई? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड या इज नोन एज प्रेशर। समझ में आई? ये मैंने एग्जांपल देने के लिए समझाया था। एक आपको पता होना चाहिए कि जब से हम खड़े हैं यहाँ पे तो हमारे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और वो वेट होता है। जो वेट होता है ना वही क्या होता है, फोर्स होता है। डाउनवर्ड फोर्स बोल दो या वेट बोल दो, वो एक ही चीज है। तो आपको पता लगे कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, और प्रेशर का फॉर्मूला हो गया फोर्स अपॉन एरिया। ये फॉर्मूला उसके बाद नोट डाउन कर लेना। प्रेशर की जो ऐसा यूनिट है इसके बारे में डिस्कवरी की थी पास्कल ने, तो इसका ऐसा यूनिट होगी भाई पास्कल। क्या होगी? ऐसा यूनिट प्रेशर की पास्कल होगी। उसके बाद में फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, और एरिया की होती है भाई मीटर स्क्वायर। तो यानी कि आपके पास एक फॉर्मूला बन गया कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? डिफाइन 1 पास्कल। अब इसके बाद में क्वेश्चन लिख लेना, डिफाइन
1 पास्कल। भाई 1 पास्कल को डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे, द प्रेशर इज said to be of 1 पास्कल। क्या बोलोगे, द प्रेशर इज said to be of 1 पास्कल if 1 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया। यानी कि 1 न्यूटन का फोर्स लगे 1 मीटर के एरिया पे, तो हम प्रेशर क्या कहेंगे भाई, प्रेशर को क्या कहेंगे, 1 न्यूटन का कहेंगे, सॉरी 1 पास्कल का कहेंगे। प्रेशर इज सेड टू बी ऑफ 1 पास्कल, यानी प्रेशर को 1 पास्कल का कहेंगे अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगे। मतलब कि ये जो बॉडी है ये कितने फोर्स लगा रही है, 1 न्यूटन का। ये जो एरिया है ये कितने का है, 1 मीटर स्क्वायर का है। तो हम कहेंगे जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, पास्कल है। यानी कि पास्कल कब कहेंगे, कि जब इसका जो एरिया है जिस पे कॉन्टेक्ट कर रही है 1 मीटर स्क्वायर का और 1 न्यूटन का ही फोर्स लगे। तो आप ये याद कर लेना कि जो यूनिट होगी, जो न्यूमेरिकल निकालेंगे तो आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखा मिल सकता है, या न्यूटन m की पावर -2 भी लिख सकता है, या पास्कल। तीनों का मतलब एक ही है, तीनों इक्वल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आपको प्रेशर वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्रेशर को फोर्स की टर्म में डिफाइन कर दिया हमने। प्रेशर को किसकी फॉर्म में डिफाइन कर दिया भाई, फोर्स की फॉर्म में डिफाइन कर दिया प्रेशर को। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसी प्रेशर को मैं थ्रस्ट की फॉर्म में डिफाइन करना चाहता हूं। एक्चुअली में थ्रस्ट भी एक फोर्स ही है। अब हमने प्रेशर को डिफाइन करा था फोर्स अपॉन में एरिया। ये जो डेफिनेशन हमने दी थी, ये दी थी इन टर्म ऑफ फोर्स, कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, यानी कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज इक्वल प्रेशर। अब मैं पूछना चाहता हूं कि थ्रस्ट क्या है। सबसे पहले तो मैं थ्रस्ट को डिफाइन कर लेता हूं, बाद में डिफाइन कर लेंगे प्रेशर को। तो थ्रस्ट क्या होता है, तो लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। थ्रस्ट एक्चुअली में एक फोर्स ही होता है भाई। थ्रस्ट क्या होता है, एक फोर्स ही होता है, लेकिन फर्क क्या है कि ये परपेंडिकुलरली एक्ट करता है। फोर्स इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन रह सकता है, लेकिन थ्रस्ट सिर्फ एक्टिंग परपेंडिकुलरली। तो लिखिए थ्रस्ट की डेफिनेशन, द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू its surface, the force acting perpendicular to its surface is called thrust। अब आगे समझ में कि जो फोर्स लगे, परपेंडिकुलरली लगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे। थ्रस्ट की एसआई यूनिट क्या रहेगी, एसआई यूनिट लिख देना भाई। थ्रस्ट की एसआई यूनिट क्या रहेगी, तो न्यूटन। जो वही फोर्स की एसआई यूनिट क्या बता रखी है, आपको पढ़ा रखी है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में क्या थी, न्यूटन बताया था ना। फोर्स इज इक्वल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन, मास के यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन किसके बराबर था, 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर को 1 न्यूटन को डिफाइन कर रहा था। तो इस प्रकार से पुरानी वीडियो देख लेना जिनको नहीं आता है। तो ऐसा यूनिट थ्रस्ट की भी क्या रहेगी भाई, न्यूटन रहेगी, और रिप्रेजेंट करने का सिंबल कैपिटल N रहेगा। क्लियर होगी बात। अब हम बात कर लेते हैं प्रेशर की। इन टर्म ऑफ प्रेशर को डिफाइन करेंगे इन टर्म ऑफ थ्रस्ट। तो प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। जैसे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया था, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। आपको पेपर में बोलेगा नहीं कि प्रेशर को आप इन टर्म ऑफ फोर्स डिफाइन करो, इन टर्म ऑफ थ्रस्ट दिखाओ। तो वहां पे आप बोल सकते हो प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू प्रेशर, ये भी बोल सकते हो। या प्रेशर इज द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ये भी बोल सकते हो। तो इसको तो क्या लिखोगे, थ्रस्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगी, थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड थ्रस्ट भाई, इज कॉल्ड थ्रस्ट। यानी कि द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड थ्रस्ट। और वही पास्कल यूनिट रहेगी, थ्रस्ट की न्यूटन है, एरिया की मीटर स्क्वायर है। तो वही सब कुछ डेफिनेशन पुरानी वाली रहेगी, तो कोई नई चीज नहीं आने वाली है। ठीक है बेटा। तो प्रेशर को हमने फोर्स की टर्म में डिफाइन कर दिया। प्रेशर वी ऑलरेडी डिफाइन इन टर्म ऑफ फोर्स, नाउ वी डिफाइन प्रेशर इन टर्म ऑफ थ्रस्ट। आई होप क्लियर, नोट डाउन कर लो इनको। ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब कुछ प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं। हमारे जो डेली लाइफ में इनका यूज होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया का। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं भाई यहाँ से। तो इसलिए मैं एक सीधा फॉर्मूला, पहले तो ये याद हो गया होगा आप लोगों को, प्रेशर याद हो गया होगा सभी को। ये तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है थ्रस्ट अपॉन में एरिया
या इसको हम बोल सकते हैं फोर्स। फोर्स और थ्रस्ट में एक ही फर्क है, बस मैंने बता दिया था, परपेंडिकुलर थ्रस्ट होता है, फोर्स होता है, लेकिन ये परपेंडिकुलरली एक्ट करता है एरिया। अब ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। अब इससे एप्लीकेशन बहुत सारी आएंगी, सारी एप्लीकेशन में नोट डाउन कर देता हूं एक एक करके, उसके बाद में इनको एक्सप्लेन कर देंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन देखिए। हाँ बेटा, तो अभी हमने पढ़ा प्रेशर फोर्स अपॉन में एरिया, प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल बताई, प्रेशर की पास्कल बताई, थ्रस्ट या फोर्स की न्यूटन बताई, एरिया की मीटर स्क्वायर बताई, सब कुछ कवर हो चुका है आपका। अब आपसे अगला क्वेश्चन क्या है, अब इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, यानी कि इस फॉर्मूले का यूज करना अपने को, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ भी, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, यानी कि डेली लाइफ में कहां यूज करते हैं इसका, प्रेशर वाले का। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वाई स्कूल बैग है वाइड स्ट्रैप। भाई स्कूल का जो बैग है उसकी वाइड स्ट्रैप क्यों होती है, स्कूल के बैग की वाइड स्ट्रैप्स क्यों होती है। आपने बैग देखा होगा, लटकाने वाला बैग होता है, उसका जो यहां का हिस्सा होता है चौड़ा रखते हैं, बारीक भी तो कर सकते थे, बिल्कुल पतला सा, समझ रहे हो ना। तो आप इस बात से एक अंदाजा और लगा सकते हो कि बैग बनाने वाले को साइंस आती है, लेकिन आपको नहीं आती, तभी तो नहीं पता आपको इसका आंसर। स्कूल का जो बैग बना रहा है उसको भी देख लो, साइंस आ रही नहीं आ रही, वो चौड़ी कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई उसके पीछे क्या है, साइंस है। तो देखिए बेटा क्या होता है कि वो ऐसा करता है, चौड़ा बनाता है बैग को। देखिए सभी का एक जैसा ही आंसर आना है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो क्यों आता है, तो सबका आंसर एक जैसा ही आएगा, सबसे बढ़िया बात यह है। तो वो क्यों करता है, तो एरिया बढ़ाएंगे। देखो प्रेशर और एरिया इनवर्सली में है ना, उल्टे अनुपात में है, बराबर में होता है। देखो आपको पहले भी बताया गया था कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में एरिया। तो जो एरिया है वो नीचे की तरफ है, यानी कि प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, उल्टे अनुपात में, इसको बोलते हैं इनवर्सली। अगर प्रेशर है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि मतलब फोर्स बढ़ेगा, डाउनवर्ड फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जैसे एक 100 किलो का आदमी है और एक 200 किलो का आदमी है, वो क्या उसका फोर्स ही तो है, तो फोर्स 200 वाला हो गया डाउनवर्ड फोर्स, तो प्रेशर भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि फोर्स बढ़ाने से प्रेशर बढ़ जाता है, और ये अपॉन में आ जाता है, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं इसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और ये होता है डायरेक्टली, डायरेक्टली का मतलब सीधे अनुपात में भी, सीधे अनुपात मतलब वो बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। उल्टे अनुपात का मतलब होता है अगर इसको डिक्रीज करोगे तो ये बढ़ेगा, उल्टे का मतलब ये होता है, इनवर्सली का मतलब होता है उल्टा। अगर एरिया को बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा, बोलो ये बात समझ में नहीं आई। एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, एरिया को कम करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, बोलो समझ में आई नहीं आई। तो आपके दिमाग में बस इतना ही याद रखो कि प्रेशर है वो एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोले याद रहेगी नहीं रहेगी, कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इफ वी इंक्रीज एरिया, इफ वी increase area then pressure reduce या pressure decrease, जो आपको अच्छा लिखना हो। इसी प्रकार से if we decrease area then pressure increase, ये लिख देना भाई, आपको याद ना रहे तो। उल्टे अनुपात में वैसे तो याद रखना है इंक्रीज, ये पॉइंट दोनों स्टार मार करके पॉइंट बनाना है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, तो इस पॉइंट को आपको नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में, इसी के अकॉर्डिंग आपके सारे आंसर बनने वाले हैं। समझ में आया। तो अब देखो स्कूल बैग वाला क्या कर रहा है, स्कूल बैग की जो स्ट्रैप्स होती है, ये जो पट्टे होते हैं, इनको चौड़ा किया जाता है। चौड़ा करने का मतलब क्या हो गया, एरिया बढ़ा रहा है। जो चौड़ा कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया, एरिया इंक्रीज कर रहा है। अगर एरिया इंक्रीज करेगा, तो मैंने बताया था कि इंक्रीज करेगा एरिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बस यही तो बात लिखनी है। और अगर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो आसानी से चुभेगा नहीं तो आराम से हैवी लोड को भी लेके जा सकते हो। बोलो समझ में आई या नहीं आई। इसको इंग्लिश में सुनिए, आंसर आप बोल सकते हो कि व्हेन वी इंक्रीज द एरिया ऑफ स्ट्रैप्स, व्हेन वी इंक्रीज द एरिया ऑफ स्ट्रैप्स, जब एरिया इंक्रीज करेंगे देन प्रेशर रिड्यूस, then pressure exerted by the school bag reduce। क्या बताया, when we increase the size of straps या area of straps, क्या लिखोगे, when we increase, आपको एक तो लिखवाई देता हूं, when we increase area of straps, school bag straps कर लो, school bag straps, कि अगर एरिया को इंक्रीज करते हैं, इट्स प्रेशर रिड्यूस
कि जब हम इंक्रीज करते हैं एरिया ऑफ द स्कूल बैग, इट्स प्रेशर रिड्यूस ऑन आवर शोल्डर। समझ गए कि अपने इसमें कोई भी लैंग्वेज बना के लिख लो, क्या दिक्कत आ रही है। ऑन आवर शोल्डर, यानी कि जो हमारा शोल्डर है उस कंधों पे क्या हो जाएगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। सो इट इज इजी टू हैंडल हैवी स्कूल बैग। सो इट इज इजी टू हैंडल हैवी स्कूल बैग, यानी कि ये आसान हो जाएगा स्कूल बैग को हैंडल करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाई ए शार्प नाइफ कट बेटर देन ए ब्लंट नाइफ। ब्लंट का मतलब होता है बुट्ठा चाकू, यानी कि जब उसकी धार खत्म हो जाती है। तो कई बार अपने गांव में आते हैं ना धार लगाने के लिए, वो साइकिल से ऐसे घुमाते हैं और उसको पहना करवा देते हैं, शार्पनेस करना। या अभी लावणी का सीजन चल रहा है तो एक दांत से काटने के लिए हम क्वाड लेके जाते हैं तो पत्थर पे घिसते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, वो शार्पनेस बढ़ा रहे हैं। तो शार्पनेस हम करते हैं, तो ब्लंट होता है तो वो ढंग से नहीं काटेगी ना, इसलिए हम उसकी शार्पनेस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो क्यों करते हैं, वही तो पूछ रहे हैं कि शार्प नाइफ कट बेटर देन ए ब्लंट नाइफ। आपको मैं बुट्ठा चाकू दे दूं, ब्लंट नाइफ दे दूं, आपको काटने में दिक्कत आएगी। उसके मुकाबले में शार्प नाइफ दे दूंगा तो आप जल्दी काट दोगे कोई चीज को। कारण क्या है, शार्प चीज जल्दी काटती है, क्योंकि भाई फोर्स तो हमें लगाना है, फोर्स तो हमें लगाना है दोनों ही केस में, चाहे ब्लंट हो चाहे शार्प हो। अब बात ऐसी है कि जब आप फोर्स लगाओगे तो आपका ब्लंट है, तो इसका मतलब नीचे का जो एरिया वो इंक्रीज हो गया। ब्लंट एरिया में क्या हो गया, एरिया इंक्रीज हो गया। अगर एरिया इंक्रीज होगा तो मैंने क्या बताया था, प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो इजीली कट नहीं करेगा। बस यही लिखना है कि why a sharp knife cut better than a blunt knife, because blunt knife have large area as compared to the sharp knife। थोड़ा सा लार्ज नहीं होता ना इतना बड़ा, इसलिए हमने कंपैरिजन ला दिया इसके बीच में कि ब्लंट नाइफ हैव लार्ज एरिया एज कंपेयर टू दिस शार्प नाइफ, यानी शार्प नाइफ के कंपैरिजन में इसका एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई इट्स प्रेशर या द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लंट नाइफ इज लेस। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लंट नाइफ इज लेस। जो प्रेशर ब्लंट नाइफ लगाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लंट नाइफ इज रिड्यूस्ड। दैट्स व्हाई इट विल नॉट कट इजीली, या दैट्स व्हाई वी टेक शार्प नाइफ। दैट्स व्हाई वी टेक शार्प नाइफ। जो भी आपको अच्छा लगे लिख लेना। दूसरा थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाई ए टिप ऑफ नीडल इज शार्प। बोला कि जो सुई की जो टिप होती है, सुई की जो टिप होती है वो शार्प क्यों होती है भाई, पेन्नी क्यों होती है। तो वही बात है कि अगर इसको हम चुबाएंगे एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। अब एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आराम से चली जाएगी। ये समझ में आ गया, सेम आंसर है सबका, ऐसे ही लैंग्वेज बनानी है। व्हाई द प्रेशर ऑन द ग्राउंड इज मोर व्हेन वी मैन वॉकिंग रेदर देन द स्टैंडिंग। अब मैं यहां खड़ा हूं तो प्रेशर ज्यादा लग रहा है कि मैं चलूंगा तब। तो कई बच्चे कहेंगे सर जी खड़े हो तब प्रेशर ज्यादा लग रहा है, एक जगह खड़े हो तो प्रेशर तो मारोगे। यही बात है, मेरे को पता है। तो बेटा बात ऐसी है कि जब हम चल रहे होते तब प्रेशर ज्यादा लगाता है। आज ऑब्जर्व करना है, अभी थोड़ी देर बाद में वीडियो देखने के बाद में, जब आप चलोगे ना तो आपका जब चलते टाइम एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपका जो पैर है वो क्या हो रहा है, उठ रहा है हवा में। जब आप चलते हो तो आपका एक पैर उठ रहा है, उठता है नहीं उठता, आप चल के देख लेना। जब आप उठोगे तो एक पैर हवा में रहेगा तो सारा पूरी बॉडी का जो वेट है वो एक पैर पे आ जाएगा, यानी कि एरिया क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। एरिया क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, तो प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो यही तो कारण, हम खड़े हुए हैं तो दो पैरों पे हैं तो एरिया इंक्रीज है, और चल रहे हैं तो हम कितने पे हो रहे हैं, एक पैर पे। तो जब एक पैर पे आप खड़े होंगे तो एरिया बढ़ गया, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो यही तो बोल रखा था कि प्रेशर कौन सी कंडीशन में आपको ज्यादा लगेगा, तो मैन इज वॉकिंग, वॉकिंग वाली कंडीशन में आपका प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें आप व्हेन वी आर वॉकिंग वी आर मूविंग ऑन वन legs, that's why area reduce and pressure increase। जैसे आपको लैंग्वेज अच्छी लगे बना लेना। उसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन है, इट इज इजियर टू वॉक ऑन ए सॉफ्ट सैंड if we have fast flat shoes rather than shoes with a sharp heel। यानी कि आपको मिट्टी के एरिया में जाना है, रेगिस्तान में, राजस्थान में जाना है आपको, रेगिस्तान में जैसलमेर में जाना है, ठीक है, राजी हो गए। तो वहां जाके आपको मैं हील वाले सैंडल दे दूं पहनने के लिए, पहन के भाग लोगे तो आंसर नहीं भागा जाएगा। क्यों, क्योंकि पूरी बॉडी का जो एरिया है वो कहां लगेगा, आपका कहां लगेगा, जो सॉरी पूरी बॉडी का जो फोर्स है वो कहां लगेगा, तो वो सारा फोर्स लगेगा उस छोटी सी हील के ऊपर। जैसे शूज है, ये मान लो शूज है, ऐसे करके मैं बना देता हूं, ऊपर बना देता हूं, यहां दिख जाएगा आपको, ऐसे करके ऐसे, और ये ऐसे वाले हैं भाई। अब एरिया कम हो गया, पूरी बॉडी का जो एरिया वो कहां लगेगा, यहां लगेगा, इस शार्प नाइफ पे लगेगा।
अगर इस शार्प नाइफ पे लगेगा तो जब आप चलने की कोशिश करोगे मिट्टी में तो क्या होगा, नीचे घुस जाएगी। इसीलिए आपको कहा जाएगा अगर एरिया कम होने से प्रेशर ज्यादा हो गया और हमें चलना किसमें है, मिट्टी में, हमें फ्लैट शूज लेने, हमें कैसे लेने पड़ेंगे वहां पे, फ्लैट, क्योंकि वी विल चूज फ्लैट शूज बिकॉज इट्स एरिया इज ग्रेटर। जो फ्लैट शूज होगा उसका एरिया क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट्स प्रेशर विल बी रिड्यूस एंड वी विल इजी टू मूव ऑन ए सॉफ्ट सैंड, कि हमें सॉफ्ट सैंड पे चलना आसान हो जाएगा। क्लियर हुई बात। अगर मैं आपसे बोलूं कि हाथी एक पैर पे खड़ा हो जाएगा तो बताओ प्रेशर ज्यादा लगेगा कम, बताओ। अरे बेवकूफ, एक पैर पे खड़ा हो सकता है कम से कम 2 पे तो खड़ा करो। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया सभी को। तो ये तो था मजाक का, ये सारे एग्जाम्पल आपको कवर हो गए होंगे। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब हम बात करते हैं फ्लूइड के बारे में भाई। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, फ्लूइड। तो फ्लूइड क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्या है। तो सुनिए अब ध्यान से, फ्लूइड, FLUID, फ्लूइड। तो एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो, यानी कि कोई भी चीज जो फ्लो कर सकती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड। तो हमारे बेसिकली 2 फ्लूइड है हमारे पास, एयर और वाटर। बाकी दूध, दही, ये सारे किस में आते हैं, फ्लूइड में आते हैं, सारी चीजें फ्लो कर जाती है, लस्सी, ठीक है। तो ये सारे क्या है, फ्लूइड है। तो एयर और वाटर हमारे पास बेसिकली, हमारे पास 2 फ्लूइड है, एक हो गया एयर और एक हो गया क्या आपका, वाटर। अब क्या बता रहे थे कि जो फ्लूइड है ना, फ्लूइड वो एग्जर्ट करता है प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। भाई ये पॉइंट आपको दिमाग में होना चाहिए कि जो फ्लूइड होता है वो ऑल डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। जिसमें जैसे मान लो आपने गैस को बंद कर दिया किसी कंटेनर में, भाई किस में बंद कर दिया, किसी कंटेनर में बंद कर दिया, गैस को यहां बंद कर दिया इसमें, तो आपको पता है ये क्या करेगी, कोशिश करेगी बाहर आने की। तो ये इसके मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे, मतलब ये बाहर आने की कोशिश करेगी। मतलब अब आपको ये पता लगे कि फ्लूइड है वो क्या करता है, एग्जर्ट करता है प्रेशर। या इसका एग्जाम्पल लेना तो पानी की टंकी का एग्जाम्पल, आपके घर में पानी की टंकी रखी हुई है, उसमें आपने पानी भर दिया, तो जिधर से भी आपने तोड़ दिया, उसको छेद कर दिया, तो पानी उधर से निकलने लग गया। क्यों निकला, कारण यह है क्योंकि वो हर डायरेक्शन में क्या लगा रहा था, फोर्स लगा रहा था, हर डायरेक्शन में। तो जितने भी फ्लूइड है वो हर डायरेक्शन में क्या लगाते हैं भाई, फोर्स लगाते हैं, ऊपर भी लगाते हैं, नीचे भी लगाते हैं, साइड में भी लगाते हैं, हर डायरेक्शन में आपका फोर्स लगाता है। अब हम 2 वर्ड के बारे में बात करते हैं, बायोंट फोर्स और बायोंसी के बारे में। बायोंट फोर्स और बायोंसी, ये है बायोंसी, YANT, बायोंट फोर्स। ये हमारे पास 2 टर्म आई, बायोंसी और बायोंट फोर्स। भाई नहाते तो सारे हो, जब आप नहाते हो तो आपने देखा होगा कि पानी की एक बाल्टी होती है, उसमें मग्गा हम डालते हैं, मग, जो भी आप जिससे भी नहाते हो, बाल्टी लिया, ये मत बोल देना जी हम तो सावर से नहाते हैं। तो आप नहा लिए, इसमें पानी में मग्गा लिया, आप डुबोने की कोशिश करते हो मग को, तो आपने देखा होगा वो डूबता नहीं है, प्लास्टिक वाला मग्गा नहीं डूबता ना। जब हम उसको डुबोने की कोशिश करते हैं तो उसको जैसे छोड़ते हैं ऊपर की तरफ आता है या नहीं आता। तो जो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है उसी का नाम है बायोंट फोर्स। इसका एक नाम और बता रहा हूं, अपवार्ड फोर्स। अपवार्ड फोर्स, इस नाम से और जाना जाता है अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट भी बोलते हैं इसको। थ्रस्ट मतलब फोर्स, अप मतलब ऊपर की तरफ, अपवार्ड फोर्स या अपथ्रस्ट। बायोंट, तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, द फोर्स एक्टिंग on a body when it is immersed in fluid या लिक्विड। भाई लिक्विड भी दे सकता हूं मैं कि लिक्विड एयर में जब उसको डुबोने की कोशिश करते हैं पानी में तो एक फोर्स काम करता है, द अपवार्ड फोर्स कर लो, द अपवार्ड फोर्स काम कर लो भाई। अपवार्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन ए लिक्विड, यानी कि जब बॉडी को डुबोने की कोशिश करेंगे, जब इसमें बॉडी को, मान लो ये मग है, ये बॉडी बोल दिया हमने इसको जब डुबोने की काम करोगे, जब इसको डुबोना चाहोगे, इमर्ज का मतलब होता है डुबोना, जब इसको आप डुबोना चाहोगे तो ये क्या करेगा, ये जो पानी इसमें रखा हुआ है ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, अपवार्ड फोर्स लगाएगा, और उसी का नाम क्या है भाई, बायोंट फोर्स। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी व्हेन इट इज इमर्ज इन ए फ्लूइड, जब आप पानी में ऑब्जेक्ट को डालते हो और उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, उसका नाम बायोंट फोर्स है।
क्लियर होगी बात। अब आप कहोगे जी पत्थर हम डाल लेंगे, जब हमें पत्थर डाल लेंगे तो क्या होगा, तो पत्थर डालोगे तो डूब जाएगा, तो क्या बायोंट फोर्स नहीं लगता है, तो आंसर है बायोंट फोर्स हमेशा लगता है, लेकिन पत्थर वाले केस में हमारा जो बायोंट फोर्स है वो कमजोर पड़ जाता है और डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा हो जाता है, दैट्स वाई वो क्या कर देता है, नीचे चला जाता है। क्लियर होगी बात। उसके बाद में बायोंसी क्या है, तो लिखिए द टेंडेंसी टू एग्जर्ट, क्या बताया, द टेंडेंसी टू एग्जर्ट ए अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, the tendency to exert a upward force on an object placed in it is called buoyancy भी, इज कॉल्ड बायोंसी। देखो भाई बायोंसी क्या, टेंडेंसी मतलब लगातार लगने की, जो बायोंट फोर्स जब हम डुबोने की कोशिश करेंगे तो क्या करेगा, लगातार उसके वो ऊपर की तरफ धकेलता रहेगा, तो वो टेंडेंसी है ना ऊपर की तरफ लगाने की फोर्स, अपवर्ड फोर्स लगाने की टेंडेंसी को ही हम क्या बोलते हैं, बायोंसी बोलते हैं। दोनों वर्ड में अंतर समझ में आया। बायोंसी टेंडेंसी है अपवर्ड फोर्स लगाने की, और बायोंट फोर्स क्या है, अपवर्ड फोर्स है जब किसी ऑब्जेक्ट को डुबोया जाता है। तो दोनों वर्ड आपके दिमाग में होने चाहिए कि बायोंसी क्या है, बायोंट फोर्स क्या है। नोट डाउन कर लेना, इनकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। अब आगे आता है कि बायोंट फोर्स को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है, फैक्टर अफेक्टिंग द बायोंट फोर्स भी क्या बोल देंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द बायोंट फोर्स। कौन कौन से फैक्टर हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द बायोंट फोर्स, बायोंट फोर्स कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे बायोंट फोर्स को, तो लिख लेना हो, क्योंकि ये पता होना जरूरी है कि कौन कौन से फैक्टर है जो बायोंट फोर्स को अफेक्ट करेंगे। तो पहले नंबर पे हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आप डाल रहे हो, ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन लिक्विड भी। पहला तो ये पॉइंट कि द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज इन ए लिक्विड, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को जिसको आप डालोगे लिक्विड के अंदर उसका वॉल्यूम भी। दूसरा पॉइंट है डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। देखो भाई वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज इन ए लिक्विड कैसे इफेक्ट करेगी वो देखिए, इसको समझाते हैं, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। अभी तो हम बताएं क्या बता रहे थे, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, अगर हमें वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, मान लो एक ऐसी बॉल है और एक इसका वॉल्यूम को हमने इंक्रीज करके ऐसे फ्लैट कर दिया, जैसे कि नाव नहीं होती है, नाव लोहे की कील डूब जाती है, नाव तैर जाती है, कारण यही तो है वॉल्यूम, कि अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हो तो इस पे जो फोर्स है वो अपवर्ड फोर्स वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है भाई। अपवर्ड फोर्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर होगी बात। तो वॉल्यूम पे इफेक्ट करता है कि जो ऑब्जेक्ट को आप डुबो रहे हो उस पे कैसे इफेक्ट करेगा। तो अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे, इफ यू इंक्रीज द वॉल्यूम, लिख लेना, इफ वी इंक्रीज द वॉल्यूम देन अपवर्ड फोर्स ऑल्सो इंक्रीज। जो अपवर्ड फोर्स मतलब ऊपर की तरफ, बायोंट फोर्स ऑल्सो इंक्रीज भाई। दूसरे नंबर पे बात करते हैं डेंसिटी ऑफ द लिक्विड भाई। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं डेंसिटी। अगर हम डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, इफ वी इंक्रीज डेंसिटी देन बायोंट फोर्स यानी कि अपवर्ड फोर्स ऑल्सो इंक्रीज। क्या बताया कि अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो भी अपवर्ड फोर्स यानी कि बायोंट फोर्स इंक्रीज करेगा, और डेंसिटी को इंक्रीज करोगे तब भी करेगा। बोलोगे सी ऐसे कैसे कर रहा है। डेंसिटी देखो, आपने सुना होगा कि सी समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है, इट इज इजी टू स्विम इन द ओशन एज कंपेयर टू द पॉन्ड रिवर। कारण ये है क्योंकि जो सी है उसमें नमक मिलता है, और डेंसिटी में पढ़ा दूंगा, भी नहीं पढ़ाइए। डेंसिटी इजिकल टू होता है अभी पढ़ाएंगे, मास अपॉन वॉल्यूम भी। तो उसमें नमक ज्यादा होने से उसका मास बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। अगर मास बढ़ा तो डेंसिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। मास बढ़ाने से क्या बढ़ा, डेंसिटी बढ़ी। तो अगर डेंसिटी बढ़ती है, ध्यान दो, अगर डेंसिटी बढ़ती है तो मास बढ़ा है तो डेंसिटी भी बढ़ गई। अगर डेंसिटी बढ़ती है तो मैंने क्या बताया, बायोंट फोर्स भी बढ़ेगा। इसीलिए समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है। क्लियर हो गई बात।